क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। इस चैप्टर को अपन 25 मिनट के अंदर किस तरीके से विजुअली रिवाइज करें, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने को ध्यान में रखनी है, जो कभी मिस आउट ना हो और क्वेश्चन अपने गलत ना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, जिनको निकालने के लिए अपन इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जिससे अपने पास में ये रूट आ जाते हैं। यहीं पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को अपन डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, जिससे कि ऐसे भी अपन रूट्स को लिख सकते हैं। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बेसिस पे रूट्स को अपन कैटेगराइज कर सकते हैं कि जब d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, वहीं पे d इक्वल टू 0 में रियल और इक्वल होंगे, और d लेस देन 0 में अपने पास में इमेजनरी रूट्स आते हैं। ये बेसिकली 9-10 तक का ही कंसेप्ट है, उससे अपन को सबको फेमिलराइज हो जाना है। अब अगर मान लो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने पास में कोफिशिएंट जो है रियल नंबर है और d की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर एक परफेक्ट स्क्वायर आती है तो रूट्स हमेशा रैशनल नंबर में होंगे, जिसको हम इस वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं। वहीं पे दूसरा केस अगर अपन ले लें कि अब अपने पास में d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, कोफिशिएंट रियल वैल्यूज है, तो इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी रूट्स जो होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में हमारे पास में हर बार निकल के आएंगे। वैसे ही एक और तीसरा केस कि अगर अब हम ABC की वैल्यू को कोई भी रैशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं है, और एक रूट अगर p प्लस रूट q है, तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट यानी कि p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q के बराबर होगा। और ऐसा ही उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर एक बार माइनस वाला है तो दूसरी बार हमारे पास में प्लस वाला रूट की वैल्यू आएगी। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो अल्फा और बीटा हैं, उनके बारे में भी अपन कुछ चीज़ें बोल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स अगर निकालना है तो वो हमेशा x का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन के साथ में, उसको डिवाइड अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कर दूं तो अपने पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आती है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस डिफरेंस ऑफ रूट्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारे जेईई मेंस में PYQs देखे जाते हैं, जहाँ पे डिफरेंस का मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। बेसिकली मॉड्यूलस की वैल्यू पूछ रहा है या एब्सोल्यूट वैल्यू अपने पास में वहाँ पे पूछी जा रही। अब इन दोनों रूट्स की हेल्प से अपन इक्वेशन भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि ऐसे भी इसको लिख सकते हो। यहीं पे अगर दो रूट्स हैं तो अपन इस तरीके से भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी वजह से अपने पास में एक फॉर्मूला आता है जिसको कि वीटाज फॉर्मूला बोलते हैं। उस फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है जहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि जो हाईएस्ट टर्म है उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, उस सिचुएशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये वाला फॉर्मेट जेईई के बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में हमको हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं जहाँ पे रूट्स का कुछ ऐसा रिलेशन अपने को दे रखा होता है और जिसको अपन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से काफ़ी आसानी से निकाल के इनके आउटपुट्स को निकाल सकते हैं। अब यहीं पे एक और सिनेरियो अपने पास में आता है कि जब रूट्स डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट में दे रखे तब तो ठीक है, लेकिन पावर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि देखो जैसे अगर मान लो अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उसने SN PN AN के टर्म में पहले वाले रूट की पावर n प्लस या माइनस साइन के साथ दूसरे वाले रूट की पावर n अगर दे रखी है, तो इस सिचुएशन में तुमको x स्क्वायर की जगह SN रख देना है, x की जगह SN-1 रख देना है, और s की जगह कांस्टेंट जो है वहाँ पे 1 मान के उसकी जगह SN-2 रख देना। ये वाला जो थ्योरम है क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करता है। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कब ये लगाना है, इसके लिए जब तुमको यहाँ पे जैसे कि S10 माइनस S8 डिवाइड बाई A9 तीनों नंबर अगर सीक्वेंस में दे रखे हो, उस सिचुएशन में ही काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे SN है, फिर N-1 है, फिर N-2 है। थोड़ा सा अगर ये देखें कि एक्चुअली में आता कहाँ से, तो ऐसे समझ लो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा उसमें सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के बाद मैं अल्फा की पावर n-2 से इसको अगर मान लो मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है। सेम सिनेरियो अपन बीटा के साथ में भी लगा सकते हैं। और अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आती है
जिसमें मैं इन वैल्यूज को रिप्लेस करके सीधा Sn और Sn-2 रिप्लेस कर सकता हूं और अपने पास में ये वाली थ्योरम बन के आ जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी तक अपन ने दो रूट्स देखे, लेकिन कई सारे सिनेरियो ऐसे भी होते हैं जब तुमको कभी ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो से ज्यादा रूट्स हैं। दो से ज्यादा रूट जब भी बोल रहा है हर बार वो कहना चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हैं। ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी अपन बोलते हैं, जहां पे अपने पास में ए, बी और सी की वैल्यूज 0 होगी, तभी जाके x की हर एक वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई करेगी, जिसको कि तुम इस वाले एग्जांपल की हेल्प से भी काफी आसानी से समझ सकते हो। इनको क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बेसिकली अपन बोलते हैं। अब इसके ग्राफिकल पोर्शन को अगर मान लो थोड़ा सा अपन कवर करें तो अपने को ये पता है कि जैसे y=x² है, उसका ग्राफ क्या होता है, इस तरीके का शेप बनता है, और y=-x² का डाउनवर्ड शेप बनता है। वहीं से अपन ये वाले चीज भी ड्राइव कर सकते हैं कि अगर a 0 है, जैसे कि वहां पे a=1 था, तो उस सिचुएशन में पैराबोला अपवर्ड बनेगा इस तरीके से, और अगर a < 0 है तो पैराबोला जो है डाउनवर्ड कुछ इस तरीके से अपने पास में बनेगा। अब जब ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो इसके अलग अलग सिनेरियो भी हो सकते हैं डी के बेसिस पे, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। जैसे डी < 0 तो डिस्टिंक्ट दो अलग अलग वैल्यूज रूट्स की होंगी, तो दो अलग अलग जगह पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। वहीं पे अगर d = 0 होगा तो एक ही जगह पे ये टच करेगा, और वहीं पे d < 0 अगर होगा तो एक भी जगह पे कट नहीं करेगा, क्योंकि इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जो अपने को ध्यान में रखनी है वो ये कि उस सिचुएशन में जब a पॉजिटिव और d < 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने को दे रखा होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दे रखा होता है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर 0 अपने पास में आती है। वहीं पे अगर a < 0 का केस अपन देखें तो इसमें डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, d < 0 में कुछ इस तरीके का बनेगा, इक्वल टू 0 पे ये आ जाएगा, और वापस से d < 0 में ये बनेगा। यहां पे तुम बोल दोगे कि अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा <0 होगी। अब इसका देखो, अगर मान लो अपने को ग्राफ ही ड्रॉ करना है तो एक एग्जांपल के लिए अपन इस तरीके से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किन किन चीजों को अपने को ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज कि इसका a अपन देखेंगे, यहाँ पे a अपने को पता है 1 है, यानी ग्रेटर 0 है, तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। दूसरा हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे, जो कि अपने को दिख रही है 1 आ रही है, यानी कि ग्रेटर 0 है, तो इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज पे ग्राफ कट करेंगे। फिर अपन इसके रूट निकाल लेंगे, रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 इसके रूट आ जाएंगे। उसके बाद तुमको f(0) यानी कि x = 0 पे y की या f(x) फंक्शन की जो वैल्यू है उसको निकाल लेना है, और फिर कुछ इस तरीके से इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे, और फिर अपने को इन तीनों पॉइंट से होता हुआ एक कर्वेचर वाला ग्राफ बनाना है। इसमें एक और चीज तुम यहाँ पे रख सकते हो कि अपने को वर्टेक्स भी निकाल लेना है। वर्टेक्स यानी कि x = जहाँ पे -b/2a होता है और y की वैल्यू -d/4a होती है, ये वर्टेक्स। अब जब a < 0 है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू इस y वाली वैल्यू यानी कि -d/4a पे आती है, और किस x की वैल्यू पे मिनिमम आती है, वो x = -b/2a। वहीं पे अगर इसका a < 0 होता तो ये वैल्यू मैक्सिमम के केस में अपने पास में पहुंच जाती, यानी कि x = -b/2a पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती, और क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती, वो आ रही होती -d/4a। अब अगर मान लो अपन यहाँ पे देखें कि हमारे पास में चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अलग अलग रूट्स हमने देख लिए। अब अगर इन रूट्स में से कुछ वैल्यूज कॉमन हो, पहला केस कि अगर मान लो अपने को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे, दोनों के दोनों रूट अगर मान लो अपने पास में कॉमन है, पहली वाली ये इक्वेशन, दूसरी ये इक्वेशन, दोनों के रूट अगर कॉमन है, तो यहाँ पे x², x और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए, जिसको अपन इस वाले एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ऐसे ये वाली इक्वेशन, ठीक है, दोनों के रूट सेम है, तो यहाँ पे हर बार जो रेशियो है वो 1/2 अपने पास में आएगा। वैसे ही अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दे रखे जब एक रूट दोनों में कॉमन हो, यानी कि एक इक्वेशन ये वाली, दूसरी इक्वेशन इस तरीके से, जहां पे अल्फा रूट जो कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन अपने को दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अगर अल्फा कॉमन वाला रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करा दिया, फिर उसके बाद में दूसरे वाले में भी अल्फा सेटिस्फाई करा दिया। अब हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे पहले अल्फा स्क्वायर को और एक बार अल्फा को। जब हम अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो पहले वाली इक्वेशन को मैं a2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। सेम उसी तरीके से अब सेकंड वाली इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद पहली में से दूसरी इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली अपने पास ये आता है, जहां से अल्फा की वैल्यू तुम ये निकाल सकते हो। ऐसे ही एक बार अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, उसी हिसाब से अपन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हमारे पास ये वाला रिलेशन निकल के आता है। ये वाला रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ तुमको ध्यान रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन में हालांकि वो बोलता है कि इनका एक रूट कॉमन है, दो इक्वेशन दे देगा, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन या पहली इक्वेशन होगी जिसमें सारे सारे कोफिशिएंट अपने को पता है, उस वाली इक्वेशन का अगर तुम डी चेक करके देखोगे तो उसका डी लेस देन 0 आ रहा होगा। उस सिचुएशन में तुम क्या सोच सकते हो कि अगर कोफिशिएंट रियल नंबर है, डी लेस देन 0, तो दोनों रूट कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, तो अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन के दोनों रूट सेम ही होंगे। ठीक है, हालांकि वो बोलता वन कॉमन रूट है, लेकिन वहां पे कंडीशन बोथ रूट्स आर कॉमन वाली सिचुएशन बन जाती है। अब लोकेशन ऑफ रूट्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसके लिए अगर मान लो सारे केसेस अपन यहाँ पे देखेंगे और मैं यहाँ पे हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। देखो, सबसे पहला केस अपने पास में कि हमारे पास के कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, उससे अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट बड़े हैं, इस केस में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लेते हैं, जिसका a जो है यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट वो एक बार ग्रेटर देन 0 हो सकता है, एक बार लेस देन 0। पहले हम ग्रेटर देन 0 की अगर बात करें तो k मान लो इस नंबर लाइन पे कहीं पे भी है, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ है और राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम इस नंबर लाइन पे जा रहे हैं। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बन सकता है जब दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और इस तरीके का भी बन सकता है जब दो इक्वल रूट्स होंगे। दोनों कंडीशन में अपने को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जब ये दोनों कंडीशन अपने को बन जा रही है तो अपन यहाँ पे क्या क्या इवेल्युएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हम ये बोल सकते हैं कि डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है इस केस में। दूसरा अपने को पकड़ के बैठ जाना है माइनस बी बाई 2a। माइनस बी बाई 2a को अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो बीच में कहीं आएगा, जो हमेशा, सिंस ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाली नंबर लाइन है, हमेशा k से बड़ा होगा। तीसरा अपने को f ऑफ k पे वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि इस लाइन के ऊपर यानी कि ग्राफ को कट करा, तो यानी कि उसका आउटपुट पॉजिटिव आए। वैसे ही अगर a लेस देन 0 होता तो k तो फिर से यहीं पे रहता, अब ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता, या फिर ऐसा भी बन सकता था। दोनों केसेस में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई 2a की वैल्यू इस बार भी बड़ी रहेगी k से, और f ऑफ k की वैल्यू इस बार नेगेटिव हमारे पास में आ जाए। अब अगर इन दोनों केसेस को मैं कंबाइन करूं, ठीक है, दोनों केसेस को अगर अपने को कंबाइन करना तो अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि d अगर दोनों रूट k से बड़े हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, माइनस बी बाई 2a की वैल्यू k से बड़ी होनी चाहिए, और a इंटू एफ ऑफ k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी हमारे पास में चाहिए। हालांकि तुमको ये कंडीशंस याद नहीं रखनी है, तुमको क्या करना है, तुम बेसिकली यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि जो भी इक्वेशन तुमको दे रखी है उसमें अगर a पता है तो तुमको क्लियरली पता चल गया केस फर्स्ट बन रहा है कि सेकंड बन रहा है, उस हिसाब से तुम वहां पे कंडीशंस लगा दो। बस तीन चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि डी देखना है, माइनस बी बाई 2a देखना है, और एफ ऑफ k देखना है। ऐसे अगर दूसरे केस की बात करें कि जब दोनों रूट k से छोटे हैं, तो इसमें भी जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो इस तरीके का ग्राफ बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है। यहाँ पे अब d की वैल्यू देखोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी, माइनस बी बाई 2a इस बार लेस देन k होगा, और f ऑफ k की वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगी। वैसे ही इसका a लेस देन 0 वाला केस भी देखेंगे तो अपने पास में कुछ इस तरीके से दोनों ग्राफ यहाँ पे बनेंगे, और वापस से दोनों कंडीशन तो सेम ही रहेंगी, बस तीसरी वाली कंडीशन ये अपने पास में बदल जाएगी। इन दोनों केसेस को भी अगर अपन कंक्लूड करेंगे तो फिर से अपने पास में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस बी बाई 2a की वैल्यू की बात करोगे तो वो हमेशा लेस देन k होगी। थर्ड केस a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 अपने पास में आएगा। ऐसे ही अब आते हैं थर्ड केस पे, जब अपने को ऐसा बोल रखा है कि एक रूट यहाँ पे k से छोटा है, एक रूट k से बड़ा है। बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि अल्फा और बीटा अगर दो रूट है तो उनके बीच में, या अल्फा और बीटा दो नंबर है तो उनके बीच में एक नंबर लाई कर रहा है k। अब ऑब्वियस सी बात है अल्फा और बीटा को डिफरेंट होना पड़ेगा, तभी उन दोनों के बीच में वो लाई करेगा। तो इस तरीके का ग्राफ ही केवल अपने पास में बन पाएगा।
अब k की वैल्यू उधर भी हो सकती है या फिर इधर भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि k की वैल्यू लेफ्ट साइड में भी हो सकती है, राइट साइड में। जिससे अपने को क्या क्या पता चलेगा, सबसे पहले तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा -b/2 है, अगर मान लो मैं देखूं तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट में भी हो सकता है इसके और राइट में भी हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि -b/2 की वैल्यू k से बड़ी होगी या छोटी होगी, तो इस केस को अपन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तीसरा केस f ऑफ k, उस पे तो आउटपुट नेगेटिव ही आएगा, चाहे इधर वाले पे चेक कर लो चाहे उधर वाले पे चेक कर लो। वैसे ही अगर a लेस देन 0 वाला केस अपन लेंगे तो अब इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ बनेगा, जिसमें d तो फिर से ग्रेटर देन 0 आएगा, -b/2a के बारे में अपने कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, और इस बार f ऑफ k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमारे पास में हो जाएगी। और दोनों केसेस को अगर कंक्लूड करोगे तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे f ऑफ k पहले वाले में लेस देन 0 है, दूसरे वाले में अपने पास ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे a से इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो पहले में भी नेगेटिव बनेगा, दूसरे में भी नेगेटिव बनेगा, तो ये दो कंडीशन हमारे पास इसकी आ जाएगी। अब आते हैं फोर्थ केस पे, जहां पे कह रहा है कि दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बोथ रूट्स आर इनसाइड ऑफ k1 k2, या देखो इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास में k1 k2 यहाँ पे कहीं दो वैल्यूज हैं, इनके बीच में दो रूट्स हैं। अब ये दोनों रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं, सेम रहेंगे तब भी बीच में ही रहेंगे। तो अब यहाँ पे सिचुएशन बनाओगे तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है। फिर -b/2 है यहाँ पे, यानी कि ये हमेशा k1 और k2 के बीच में ही रहेगा, कभी इक्वल का भी साइन नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन आने के लिए उसको बाहर होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा केस अगर अपन देखें तो दोनों पे k1 और k2 पे fx की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आए। ऐसे ही अगर मान लो a लेस देन 0 वाला केस अपन देखते हैं, उस केस में फिर से अब अपने पास में इस तरीके का ग्राफ बन सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाला ग्राफ बन जाए। दोनों केसेस को अगर कंक्लूड करेंगे तो फिर यहाँ पे अपने बोल देंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे -b/2a वाली तो वही सेम कंडीशन ही रहेगी। अब यहाँ पे k1 k2 पे fx की वैल्यू जो है दोनों केसेस में नेगेटिव आएगी। अब केस फर्स्ट और केस सेकंड को अगर अपन कंक्लूड करें तो यहाँ पे हमारे पास पहला कंडीशन तो आ रहा है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों में वही है, और फिर -b/2a की कंडीशन भी आ जाएगी। और फिर यहाँ पे थर्ड कंडीशन में अब हम इसको अलग अलग ले लेते हैं कि a इंटू एफ ऑफ k1 अगर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, और a इंटू एफ ऑफ k2 भी करेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे तुम ये वाली चीज भी बोल सकते हो कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 अगर करें वो भी ग्रेटर देन 0 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लोगे तो ऐसा ही एक और केस आता है जहां पे ये वाली वैल्यू आती है, जिससे कि वहां पे वैल्यूज को अपन एक्सक्लूड नहीं कर पाते, और तब जाके ऐसी सिचुएशन में ही जनरली मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। जैसे इसको अगर अपन देखें तो हमारे पास में फिफ्थ वाला केस है। फिफ्थ वाला केस क्या कह रहा है कि दोनों रूट्स अब k1 k2 के आउटसाइड है, यानी कि k1 k2 अल्फा और बीटा के बीच में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, यानी कि -b/2a के लेफ्ट साइड में दोनों वैल्यूज हो सकती हैं और -b/2a के राइट साइड में भी दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। अब इस सिचुएशन में इक्वल तो हो नहीं सकता d इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल रूट्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर हो जाएंगे तो फिर k1 k2 रखोगे कहां। तो पहला केस तो d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दूसरा -b/2a के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर दोनों लेफ्ट साइड में हो गए, दोनों राइट में हो गए, एक लेफ्ट में एक राइट में हो गए, तो कौन सा केस लें। ऐसे ही थर्ड वाला, थर्ड में देखोगे तो k1 k2 दोनों पे वैल्यू हमेशा इसकी नेगेटिव आ रही, ठीक है। और अगर a लेस देन 0 वाला केस अपन ले लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वही सेम टाइप का सिनेरियो अपने पास में बनेगा कि यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -b/2a के बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। यही वो वाले केस हैं जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 को, तो इनके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। तो कौन से वाला केस होगा ये दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से जनरली क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। यहाँ पे तुम सेपरेटली लेके कर सकते हो, तो जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। और यहाँ पे अगर इन दोनों को कंक्लूड करें तो पहला केस अपना d ग्रेटर देन 0, दूसरा एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमारे पास में आ जाए। इसके बाद लास्ट 6 वाला केस जो है वहां पे क्या कह रहा है कि अगर अपने को बोल दिया जाए कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली यानी कि केवल और केवल एक रूट K1 और K2 के बीच में। अब वो अल्फा भी हो सकता है, वो बीटा भी हो सकता है। अब उस सिचुएशन में अगर मान लो अपन यहाँ पे ग्राफ बनाए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अल्फा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो बीटा हो। जब अल्फा बीटा में कंफ्यूजन है तो K1 K2 माइनस B/2 के लेफ्ट में भी आ सकते हैं, राइट में भी आ सकते हैं। उस सिचुएशन में अपन D के बारे में तो बोल देंगे लेकिन माइनस B/2 के बारे में बोल नहीं पाएंगे। और f ऑफ K1 और f ऑफ K2 की अगर वैल्यूज देखोगे तो एक की पॉजिटिव आ जाएगी, एक की नेगेटिव आएगी। ऐसे ही दूसरा वाला केस अगर अपन ले, यानी कि यहाँ पे a लेस देन 0 होगा, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर अपन इसको देखेंगे तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 नहीं है, a लेस देन 0 होगा। इस सिचुएशन में d ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, माइनस B/2 के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और अब यहाँ पे पहले वाले की नेगेटिव, दूसरे वाले की पॉजिटिव, जो कि पिछले केस में पहले वाले की पॉजिटिव और दूसरे वाले की नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी। अब इन दोनों केसेस को कंक्लूड अगर करें तो d तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमेशा लेस देन 0 ही होगी। इन केसेस की हेल्प से भी अपन क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हालांकि ये सारी चीजें अपने को पता थी, जहां पे अपन x के कोफिशिएंट को माइनस के साथ, कांस्टेंट वाले को प्लस के साथ लेते। इसी चीज को अपन आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन में, कि जब मेरे को सबसे पहले 3 रूट्स होंगे इसके तीनों, है ना, अगर तीनों का सम निकालना है तो माइनस B/A हो जाएगा। अब दो के प्रोडक्ट का सम निकालना है तो अगले वाली वैल्यू तुमको प्लस साइन के साथ लेनी है। फिर तीनों का प्रोडक्ट निकालना है तो फिर अगले वाली माइनस साइन के साथ में लेनी है। ऐसे ही अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो जिसके 4 रूट्स होंगे तो तीनों का सम माइनस साइन के साथ लेना है, दो का प्रोडक्ट का सम प्लस के साथ लेना है, 3 के प्रोडक्ट का सम माइनस के साथ लेना है और चारों के प्रोडक्ट का सम फिर से प्लस साइन के साथ में अपने पास में लेना है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं और काफ़ी इजीली हमने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया।